अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। कल लंदन से जो तफसीलात सामने आई, इस हवाले से इल्ज़ाम तराशों का सिलसिला जारी है। हुकूमत और नून लीग आमने सामने है। नून लीग समझती है कि बरतानिया में शहबाज शरीफ उनके बेटे सुलेमान शहबाज के जो अकाउंट्स बहाल हुए वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि नून लीग की क़यादत मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस नहीं, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान में इन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है। जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर और हक़ाइक़ से हटकर पेश किया जा रहा है। हुकूमत का दावा है कि लंदन में सिर्फ सुलेमान शहबाज शरीफ के बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ हुए और बाद में उन्हें बहाल किया गया, और सुलेमान शहबाज के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत ने बरतानिया को कोई दरख्वास्त नहीं दी थी, बल्कि बरतानिया ने खुद सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स में मुश्तबा ट्रांजैक्शन देखकर तहकीकात का आगाज़ किया। आज वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ये बरतानिया की अपनी तहकीकात थी और बरतानिया ने पाकिस्तान से जो सवालात पूछे उसका जवाब दिया गया। दूसरी चीज जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है कि एसेट रिकवरी यूनिट या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने ये मुकदमा शुरू करवाया, ये भी सरासर गलत और मिस रिपोर्टिंग है। जब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो गई तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान के इदारों से रब्ता किया और हमसे पूछा कि ये इंडिविजुअल्स हैं। उन्होंने हमसे 3-4 नाम शेयर किए। इनके मुतल्लिक या इनकी बाबत पाकिस्तान में अगर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है या कोई कन्विक्शन है तो आप बराए मेहरबानी हमसे शेयर करें। उसके जवाब में एक लेटर लिखा गया जो एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से लिखा गया, और फिर नीचे उनको कुछ केसेस की तफसील दी गई है जिसमें शहबाज शरीफ के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर पाकिस्तान में जो इस वक्त पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस थी 2019 में, जो भी उनका स्टेटस था वो उनसे शेयर कर लिया गया। ये यूके की इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो कर रहे हैं, और हमने उनको सिर्फ जो उन्होंने हमसे सवाल पूछा वो हमने उनको उसका जवाब दे दिया। सिर्फ यही नहीं, शहजाद अकबर का मजीद कहना था कि बरतानिया में मुश्तबा ट्रांजैक्शंस पर जो अकाउंट्स फ्रीज हुए वो सुलेमान शहबाज और उनके वकील के थे। इसमें शहबाज शरीफ का नाम शामिल नहीं था और ना ही उन्हें किसी चीज में बरी किया गया। ये जो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था, ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने सुलेमान शहबाज शरीफ और उनके लॉयर हैं जुल्फकार अहमद का एक जो अकाउंट, जो क्लाइंट अकाउंट होता है, उसके ऊपर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर लिया था बेस्ड अपॉन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। कहीं पे भी शहबाज शरीफ के ऊपर कोई इस किस्म का एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर बरतानिया में नहीं था। इस पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। शहबाज शरीफ को किसी चीज में एक्विट नहीं किया गया है। शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का खत्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की केस के लंदन में। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर आज नून लीग की आला क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ दस्तावेज़ात दिखाकर दावा किया कि बरतानिया में शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान से मुतालिक तहकीकात की गई हैं और इस हवाले से नैब बरतानवी इदारे से राबते में थी। मुशीर एहतसाब ने कहा कि ये तो सलमान शहबाज साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी थी और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नून बिला वजह इस पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। तो मैं आपके सामने एक रिकॉर्ड रखना चाहता हूं जो बरतानिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रिकॉर्ड में, जो अदालत के रिकॉर्ड में उनकी कम्युनिकेशन शामिल है। वो क्या कहती है कि आई मेट विद मिस्टर शहजाद सलीम, डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर. Mr. Salim is in charge of the Pakistani investigation of Shehbaz Sharif and the wider family for money laundering and corruption in Pakistan. उसमें ये नहीं लिखा कि शहजाद सलीम साहब जो हैं ये सलमान शहबाज के लिए तफ्तीश कर रहे हैं। उसमें लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी वाइडर फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये वो कंसेंट है, ये वो वकालतनामा है जो शहबाज साहब ने दिया कि आप मुकम्मल तौर पर मेरे अकाउंट की तफ्तीश कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या है, ये हमने आपके सामने रखा। जबकि इस पूरे मामले में नैब ज़राए से इदारे का मौक़िफ़ भी सामने आया है। नैब ज़राए के मुताबिक नैब का शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के बरतानिया में अकाउंट्स की तहकीकात से कोई ताल्लुक़ नहीं। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के बरतानिया में अकाउंट्स पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात का हिस्सा नहीं रहे। नैब ने कहा है
कि नैब ने बाप बेटे से बरतानिया में मौजूद इन 2 अकाउंट्स पर कभी सवालात नहीं किए। नैब ने ताहाल बैरून मुल्क से बोगस अकाउंट्स के जरिए टीटीज की इन्वेस्टिगेशन की है। ये नैब का मौक़िफ़ सामने आया इस केस पर। हमारे साथ इस वक्त हुकूमत की तरफ से मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब, मुस्लिम लीग नून की तरफ से डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता तारड़ हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अता तारड़ साहब, जब ये फैसला आया उसके काफ़ी बाद में शहबाज शरीफ साहब और आपकी पार्टी के दीगर अरकान इसको बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं कि वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से शहबाज शरीफ साहब और सुलेमान शहबाज बरी हुए, जबकि हुकूमत का कहना यह है कि ये एक तो इतना बड़ा केस नहीं था, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई किरदार अदा नहीं किया गया, और दूसरा ये कि ये जो तहकीकात हो रही थी वहाँ पर ये बरतानिया के अकाउंट्स की हद तक थी। पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ या सुलेमान शहबाज के ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं वो अपनी जगह जारी हैं, उसमें जवाबात देने हैं और उन केसेस का फ़ैसला अभी भी होना है। तो फिर मुस्लिम लीग नून इसको इतनी बड़ी कामयाबी क्यों करार दे रही है? बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नेशनल क्राइम एजेंसी दुनिया के मायानाज तहकीकाती इदारों में इसका शुमार होता है। 20 माह पर मुहित जो तहकीकात की गई, हर तहकीकात, हर तफ्तीश का एक स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। अब इसका जो स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन था उसमें मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, एसेट बियॉन्ड मीन्स, ये सारी चीज़ें इसलिए शामिल थीं कि जो 12 सफ़ों की रिपोर्ट नेशनल क्राइम एजेंसी ने तहकीकात के आगाज़ पर मुरतब की और उसके बाद अदालत से अकाउंट्स की फ्रीजिंग के लिए रुजू किया, उसमें एसेट रिकवरी यूनिट का जिक्र है। शहजाद अकबर साहब जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जिसका पूरा सेटअप मौजूद है, उस एसेट रिकवरी यूनिट ने बजरिया ईमेल्स, और वो ईमेल्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, इस तफ्तीश में वो सहूलतकार थे। उन्होंने एसेट बियॉन्ड मीन्स की और उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग की तमाम तर तफसीलात बरतानिया के हुकाम को फराहम की, नंबर 1। नंबर 2, DG नैब सलीम शहजाद गालिबन लंदन पिकनिक करने नहीं गए थे, लंदन गए थे। नेशनल क्राइम एजेंसी के हुकाम के साथ उनकी मुलाकातें ऑन रिकॉर्ड हैं, उसकी ईमेल भी मौजूद है, वो मैं आपके हवाले भी किए देता हूं, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि पाकिस्तान में जितने केसेस शहबाज शरीफ साहब पर और सुलेमान शहबाज पर हैं, उन तमाम केसेस के हवाले से तफसीलात हमें नैब ने और ARU ने फराहम की हैं। या तो हुकूमत पाकिस्तान और नैब ये कह दे कि हमारे से गलती हो गई, या ये कह दें कि हम इस तफ्तीश का हिस्सा नहीं थे। तो ये बात मज़े का खेज़ है, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप तहकीकात में मुआवनत भी करें, सहूलतकारी भी करें, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वहाँ पे तफसीलात भी दें, और जब साबित कुछ ना हो तो आप कहें हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं ऑन ओथ और ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि नैब ने लंदन के अकाउंट्स के हवाले से, लंदन में जो शहबाज शरीफ साहब का फ्लैट है जिसको उन्होंने बेचा और उसकी प्रोसीड्स सुलेमान शहबाज साहब के अकाउंट में गई, उसकी भी छानबीन की। ना सिर्फ नैब ने की बल्कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी की। शहबाज शरीफ साहब के 3 लेटर्स जिसमें उन्होंने वॉलंटियर किया कि वो तफ्तीश का हिस्सा बनेंगे, वो भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो मेरी समझ से बाहर है, बेसिकली बात यह है कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता कुछ निकला होता तो यही शहजाद अकबर, यही नैब यहाँ पर ढोल पीट रहे होते और कह रहे होते कि ये हमने करवाया है। अब क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो तमाम तर इल्ज़ामात UK के ट्रांजैक्शंस पे बेस्ड हैं, कि ये जो रेफरेंस है नैब का, इसकी बुनियाद ही ये है कि पैसा यहाँ से बाहर गया और UK से वापस आया। तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने अदालत में ये केस क्लोज करने से पहले, तहकीकात को बंद करने से पहले, पाकिस्तान की हुकाम से भी राब्ता किया, पाकिस्तान के हुकाम के कहने पे तहकीकात शुरू की, पाकिस्तान के हुकाम की मीटिंग्स ऑन रिकॉर्ड हैं, ये आपका मौक़िफ़ आ गया, ऑन रिकॉर्ड हैं। ये आपने पूरी बात अपनी बयान कर दी। फारूक साहब, आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात सुन लीजिए कि ये तमाम तर केस क्लोज करने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग की एक एक चीज की तहकीकात की गई है। जो डेली मेल की स्टोरी थी वो यही थी, और जब लंदन में तहकीकात हुई हैं, दुबई में हुई हैं, पाकिस्तान में हुई हैं, अब कोई जवाब नहीं बचा कि शहबाज शरीफ साहब या सुलेमान शहबाज साहब के खिलाफ कोई किसी किस्म का। फारूक हबीब साहब अता तारड़ ये कह रहे हैं कि ये तहकीकात वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से ही हुई, एसेट रिकवरी यूनिट का भी उसमें किरदार था, और जो शवाहिद या ताउन के सिलसिले में जो मालूमात यहाँ से दी गई वो इतनी काफ़ी नहीं थी, जिसको नेशनल क्राइम एजेंसी ने मुस्तरद कर दिया। ये उस शवाहिद को इस कदर नहीं समझा कि उसकी वजह से वो उनके अकाउंट को मुंजमद रखते या उनके खिलाफ मजीद तहकीकात करते। ये अता तारड़ उनकी जमात का मौक़िफ़ है। फारूक हबीब साहब,
देखें, इनका मसला ये है कि ये हमेशा मिठाई खा लेते हैं। मिठाई खाने के बाद इनको पता चलता है, जब याद है आपको सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई तो JIT का फैसला आया तो नैब अदालत को केस भेज दिया। उन्होंने उस वक्त भी मिठाई खा ली थी JIT की फाइंडिंग्स के ऊपर। बुनियादी तौर के ऊपर जो NCA जिस केस को देख रहा है वो एक अकाउंट को देख रहा था जो 2019 की ट्रांजैक्शन हुई उसकी बुनियाद के ऊपर। उसका जो है शहबाज शरीफ के अकाउंट्स बरतानिया में फ्रीज़ नहीं किए गए। इधर पाकिस्तान की अदालतों को जब नैब को पेश होते हैं शहबाज शरीफ या FIA में पेश होते हैं, वो कहते हैं सलमान शहबाज इंडिपेंडेंट है, सलमान शहबाज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये पैसे सलमान शहबाज के अकाउंट में आए हुए हैं TTO वाले केस के, जो पाकिस्तान का बैंक अल-फलाह का सलमान शहबाज का केस है जिसमें 127 टीटियाँ आई हैं, 1 अरब 18 करोड़ रुपया उसके अंदर आया हुआ है। जो भेजने वाले मंजूर पापड़ वाले हैं, जो ज़िशान जावेद किसान हैं, जो रमीज़ राशिद हैं, अज़हर मुग़ल जो स्क्रैप के डीलर हैं जो कबाड़ का काम करते हैं, या राना ज़हीर साहब हैं, वो कहते हैं कि इनके साथ मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आप सलमान शहबाज से पूछें। जब बरतानिया में एक स्पेसिफिक अकाउंट के हवाले से तहकीकात बंद होती हैं तो शहबाज शरीफ कहते हैं मैं सुरखरू हो गया। शहबाज शरीफ कैसे सुरखरू हो गए? हमें सिर्फ इतनी बात समझाएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो 7 अरब का TTs का नैब का केस है जिसमें सलमान शहबाज भगोड़े हैं, पाकिस्तान आने को वो तैयार नहीं हैं, क्या उसमें वो सुरखरू हो गए हैं? या जो 25 अरब का फेक अकाउंट्स की जिनकी तहकीकात FIA कर रही है, जिसके अकाउंट के अंदर पैसे जिन अकाउंट्स के अंदर आए हैं, कोई चाय पिलाने वाला है, कोई मुश्ताक चीनी वाले का ड्राइवर है, अरबों रुपए के अकाउंट्स उनके अकाउंट्स में खुले हुए हैं, क्या उसके अंदर सुरखरू हो गए हैं? लिहाजा ये उस चीज़ को ट्विस्ट कर रहे हैं। जो शहबाज शरीफ की जिन अकाउंट्स की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंद लाख पाउंड्स की ये बात कर रहे हैं जो कि प्रोसीड सलमान शहबाज के अकाउंट के अंदर गई हैं। मैं इनकी सारी बातें मान लूँ, सारी बातें अगर मान लूँ जो ये कह रहे हैं, इनको चाहिए कि अगली फ़्लाइट के ऊपर सलमान शहबाज को पाकिस्तान लेकर आएँ और यहाँ आकर नैब अदालत के अंदर अपनी बरियत की दरख्वास्त डाल दें कि जी मैं तो सुरखरू हो गया हूँ, मेरे तो तमाम असासे जो मेरी तमाम अकाउंट्स हैं वो वैलिडेट हो गए हैं। दूसरी बुनियादी चीज़, ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है। NCA जो है वो मशकूक ट्रांजैक्शन की तहकीकात कर रहा था, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि वो आपको जो है मनी लॉन्ड्रिंग का आपका कोई ट्रायल हो रहा था किसी अदालत के अंदर? ना आपका ट्रायल हो रहा था। एक अकाउंट के हवाले से जो कि मशकूक था, वो बरतानिया के अंदर एक रूटीन है जहाँ पर उनको सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस उनके बैंकों को नज़र आती है, वो NCA को इंटीमेट करती है, NCA उसकी तहकीकात करती है। लेकिन उसका यहाँ पर शहबाज शरीफ के ऊपर जो नैब में केस है, जो FIA का केस है फेक अकाउंट्स के हवाले से 25 अरब रुपए का, उसका बरतानिया की अदालत, बरतानिया की तहकीकाती एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा आर्गूमेंट ये है जो NCA है, जो तहकीकाती अदारा है, उसकी जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान में नहीं है। वहाँ पर जो मौजूद अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान आके उसकी तहकीकात नहीं कर सकते, ना ही उन अकाउंट्स की नैब जाके FIA बरतानिया में तहकीकात कर सकता है। ऐसा कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का इनका कानून आपस में मौजूद नहीं है। लिहाजा ये उसको ये कहना कि जनाब नैब वहाँ पे जाके सबूत देकर आ रहा था, एसेट रिकवरी यूनिट देकर आ रहा था, ना तो ये एसेट रिकवरी यूनिट के कहने पे NCA ने केस किया, ना ये नैब के कहने के ऊपर किया। हाँ, जिस चीज़ का ये जवाब इनको देना चाहिए जो नहीं ये दे रहे, वो है नैब का 7 अरब का TTO का केस, जिसमें 26 टीटियाँ जो हैं वो हमजा शहबाज के अकाउंट के अंदर आई हैं, जिसमें 23 टीटियां जो है। फारूक साहब, आपने ये बात कुछ देर पहले कही, आपका अकाउंट में आई हैं और इनके बच्चों आप के जो बात कह रहे हैं, मैं आपसे भी एक सवाल बनता है, लेकिन अता तारड़ साहब, फारूक हबीब साहब भी ये कह रहे हैं और नैब भी गालिबन ये कह रहा है कि सुलेमान शहबाज को पाकिस्तान वापस आकर अपने मुकदमात का सामना करना चाहिए। अगर वो इतने पुरएतमाद हैं कि वहाँ पर उनके खिलाफ कोई तहकीकात आगे नहीं बढ़ सकी और उस तहकीकात को ख़त्म कर दिया गया, तो उन्हें पाकिस्तान आ जाना चाहिए। अता तारड़ साहब, पहले तो मैं ब्रीफली ये बता दूं कि कानून ये है कि ट्रायल की नौबत तब आती है जब तहकीकात में कुछ निकले। जब इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे आपसे कुछ नहीं निकला वहाँ पे, और आपने पूरा ताउन भी किया, आपने अपनी तरफ से शवाहिद भी भिजवाए, डॉक्यूमेंट्स भी दिए और पूरी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आपने इसको हैमर किया वहाँ पे, और आपके हाथ कुछ ना आया, तो अब आप कह रहे हैं कि ट्रायल नहीं हुआ। ट्रायल तो तब होता जब कुछ निकलता, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट पिछले 3 साल ये रहा है कि ये सब बेनामी कारोबार है, ये बेनामी अकाउंट्स हैं, ये बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं, हम इसको रद्द करते रहे हैं। अब ये कह रहे हैं नहीं, सुलेमान शहबाज क्लियर हुए हैं, शहबाज शरीफ क्लियर नहीं हुए। हालांकि ये बात भी गलत है, शहबाज शरीफ साहब पूरी तरह क्लियर हुए हैं। तो अब ये डिसाइड कर लें कि क्या ये बेनामी है या ये नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। देखिए, सुलेमान शहबाज शरीफ एक प्राइवेट बिजनेसमैन है,
उनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जब वो मुनासिब समझेंगे आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेंगे। मगर आपने नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में जितने केसेस बनाए, आपको अल्लाह के फजल से मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने कहा इसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ करप्शन का इल्जाम तक नहीं है। रमजान शुगर मिल के केस में नईम बुखारी जो पीटीआई के सिटिंग मेंबर हैं, प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शर्मिंदा होते हुए अपील विड्रॉ कर ली जो बेल कैंसिलेशन में ये लोग गए थे। आशियाना के केस में साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि शहबाज शरीफ का किरदार एक अच्छे बच्चे का है। आप पाकिस्तान की आला अदलिया में भी आपको नमोशी का सामना करना पड़ा है, आप कुछ साबित नहीं कर सके। ये पॉलिटिकल रेटरिक है। शहजाद अकबर ने 3 साल झूठ बोलकर कौम को गुमराह कर कर, कौम का वक्त और पैसा जाया कर कर इमरान खान को आज मरवा दिया है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत अपनी जगह पे, एक एहतसाब का नारा बचा था, वो आज मर के दफन हो चुका है और ये अब बिल्कुल हीले बहानों से काम ले रहे हैं। कोई लॉजिक इनके पास नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड रखने को जज्बाती गुफ्तगू के बजाय हकायक पर बात करना चाह रहे हैं। फारूक साहब, एक तो उनकी गुफ्तगू आपके सामने है, आपकी गुफ्तगू भी मैंने कुछ देर पहले जो आपने फरमाया वो मैंने सुना, और नैब की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया है उसमें एक बात कही जा रही है कि जो तहकीकात हो रही हैं वो पाकिस्तान आने वाली रकम जो टीटीज़ के ज़रिए से आई उससे मुतालिक हो रही है। अगर ये चीज़ बगौर इसको याद किया जाए तो तहरीक इंसाफ का और अब आपकी हुकूमत का और अब आपके वज़रा का मौक़िफ़ तो ये है कि जो पाकिस्तान से दौलत लूटी गई और दूसरे मुमालिक में जाकर उसको महफूज कर दिया गया या वहाँ पर जायदादें बनाई गई, उस दौलत को उसकी तहकीकात करनी है और उसको पाकिस्तान वापस लेकर आना है। तो क्या हुकूमत के पास, एसेट रिकवरी यूनिट के पास, चाहे आपकी हुकूमत ने, एसेट रिकवरी यूनिट ने तहकीकात शुरू नहीं भी की, वो तो पनामा की पेपर्स भी आपने शुरू नहीं किए थे, लेकिन उसके हकायक सामने आए तो फिर आपकी जमात ने उसकी कानूनी तौर पर पैरवी की, आपके लीडर ने, तो इसमें क्या ये एक नादिर मौका नहीं था एसेट रिकवरी यूनिट के पास, हुकूमत के पास, कि वो नाकाबिल तरदीद शवाहिद फराहम करते नेशनल क्राइम एजेंसी को कि उनके खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, सुलेमान शहबाज के खिलाफ वहाँ जो तहकीकात हो रही थी उसमें नेशनल क्राइम एजेंसी ऐसे शवाहिद पर कार्रवाई करती कि उनके असल हकायक तक पहुँच सकती और उस दौलत का पता लगाया जा सकता है जो आपके मुताबिक वो लूट कर यहाँ से लेकर जाते हैं दूसरे ममालिक में। देखें, पहली बुनियादी चीज़ तो ये है कि फिर मैं आपको कहूँगा कि स्पेसिफिक बैंक अकाउंट, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के ऊपर वो तहकीकात कर रहे थे। जहाँ तक रह गई बात हमने क्या देना है, हमारा तो सादा सा बुनियादी सा केस है जिसको ये कह रहे हैं कि सलमान शहबाज एक प्राइवेट बिजनेसमैन है। सलमान शहबाज प्राइवेट बिजनेसमैन नहीं है, वो 3 बार के चीफ मिनिस्टर पंजाब के साहिबजादे हैं, 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जो हैं वो भतीजे हैं। अगर वो प्राइवेट बिजनेसमैन थे तो वो शहबाज शरीफ के साथ गैर मुल्की दौरों के ऊपर जहाँ पर बड़ी बड़ी डीलें होती थी उन मीटिंग्स में जाके ना बैठा करते। इसके अलावा उनके आप ही को शो को दिए गए इंटरव्यूज़ हैं, अगर वो आप चलाएं, शाहजेब खानज़ादा को दिया गया इंटरव्यू है, उसकी वीडियो भी मौजूद है। वो पाकिस्तान जब मुनासिब समझेंगे आ जाएंगे, वही वहाँ आप लड्डू खा रहे हैं, लुडियाँ डाल रहे हैं। यहाँ पर एक इदारे के ऊपर आपके ऊपर केसेस हैं, आपके अकाउंट के अंदर पैसा आया हुआ है, आप उसका पाकिस्तान आकर जवाब देने को तैयार नहीं है। फिर अगर आप जवाब नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर आप एब्सकॉन्डर हैं, आपने चोरी की हुई है, आपकी दाढ़ी में जो है वो चोर की दाढ़ी में तिनका है। यही मसला है इनके हवाले से। और क्या है, दूसरा आसिफ सईद खोसा साहब ने इनको सिसिलियन माफिया भी कहा था, इनको गॉडफादर भी कहा था। जहां तक रह गई बात हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट जो है वो बेल मैटर को देख रहा है, वो कोई तफ्तीशी इदारा नहीं होता। ये जो आपने अदलिया से मुताल्लिक बात की, इदारा नहीं होता, लिहाजा ये मामला बड़ा वाज़ेह है कि इनको पाकिस्तान आकर इन केसेस का सामना करना चाहिए। फ़ारूक हबीब साहब, अतातार साहब, आप हमारे साथ रहेगा, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी वक्त है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। लंदन में बरतानवी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से सुलेमान शहबाज और शहबाज शरीफ से मुतालिक तहकीकात ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक लफ्जी जंग जारी है। अतातार साहब और फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अता साहब, ब्रेक से पहले जो फ़ारूक साहब ने बातें कही उसमें उनका बुनियादी नुक्ता फिर से यही था कि अगर इतनी बड़ी कामयाबी मुस्लिम लीग नून इसको समझती है तो उस बुनियाद पर
अगर या तो पाकिस्तान वापस आ जाएं सुलेमान शहबाज, या फिर वो अदालतों से रुजू करने का कोई इरादा रखते हैं इस बुनियाद पर कि देखिए बरतानिया में हमारे खिलाफ एक तहकीकात शुरू की गई जो कि शवाहिद नहीं मिले और कोई उसमें ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिसकी बुनियाद पर यह साबित हो सकता कि कोई गैर कानूनी काम किया गया, तो उस बुनियाद पर पाकिस्तान में भी मुकदमात उनके खिलाफ ख़त्म होने चाहिए, या वो इसको एक कामयाबी के तौर पर पेश करना चाहते हो पाकिस्तानी अदालतों में या पाकिस्तान आकर? देखिए, एक तो इस अदालती फैसले की और एमसीए की तहकीकात की लीगल परसुएसिव वैल्यू है पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन में, क्योंकि पाकिस्तान भी कॉमन लॉ कंट्री है, यूके भी कॉमन लॉ कंट्री है, तो यहाँ पे इसकी परसुएसिव वैल्यू होगी और इसको इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी अदालतों में इसको बिल्कुल लेकर जाएंगे। मगर हुकूमत जो फैक्ट्स को जिस तरीके से ट्विस्ट कर रही है, इन्होंने पूरा जोर लगाया, शहजाद अकबर साहब के कई दौरे ऑन रिकॉर्ड हैं, ARU नैब बाकायदा कोटेड है जगह जगह इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अंदर, हर जगह पर। तो देखिए, सुरखरू तो हम हुए, अल्लाह ताला के फजल से साबित कुछ नहीं हुआ, देयर इज़ नो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस। आई रिपीट, सुलेमान शहबाज साहब ज़िंदगी में एक दिन भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे, कोई सरकारी ओहदा होल्ड नहीं किया, वो एक प्राइवेट बिजनेसमैन हैं और जिस तरीके से नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक रविश यहाँ पे जारी है, वो जब मुनासिब समझेंगे वो वापस आ जाएंगे, उनका अपना फैसला है, वी लीव इट टू हिम। तो मैं नहीं समझता कि इसमें ऐसी कोई बात है। बरतानिया में हमारी जो विंडिकेशन है, ये हमारा स्टांस जो 3 साल से हम इस मुल्क में कह रहे थे कि कोई करप्शन, कोई किकबैक, कोई कमीशन, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई एसेट बियॉन्ड मीन्स नहीं है, कोई किसी किस्म का मिसयूज ऑफ अथॉरिटी तक नहीं है, हमारा वो स्टांस विंडिकेट हुआ है, तमाम 20 माह की छानबीन के बाद विंडिकेट हुआ है और अल्लाह ताला के फजल से हम सुरखरू हुए हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की आला अदालतों के जो बेल के फैसले हैं, बेल का फैसला बादियो नज़र में होता है, टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स पे होता है, वहां आप कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस ना नैब ला सकी है ना हुकूमत ला सकी है। तो आई थिंक इसमें फर्दर कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इसमें कोई फर्दर तहकीकात की जाए, एंड वी स्टैंड विंडिकेटेड बाय द ग्रेस ऑफ फारूक साहब, अता साहब का जवाब भी आप दीजिएगा। और इस मामले की रोशनी में आपसे सवाल यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये सबसे बड़ा जो उनका दावा है वो जिहाद है, जंग है करप्शन के खिलाफ। तो अगर इतने शवाहिद पाकिस्तान में मौजूद हैं एसेट रिकवरी यूनिट के पास, नैब और दीगर इदारों के पास, तो क्या ऐसा भी नहीं होना चाहिए फारूक हबीब साहब कि वहाँ बरतानिया में तहकीकाती इदारों, और जब ये हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यहाँ से लूट कर रकम उन ममालिक में लेकर गए हैं, तो उनको वो शवाहिद दे पाकिस्तान की हुकूमत, एसेट रिकवरी यूनिट, कि ये करप्शन करके यहाँ से पैसा लेकर वहाँ गए हैं और आपके लिए ये शवाहिद हैं, इसकी बुनियाद पर आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें और अदालतों में मुकदमात चलाएं? देखें, पहली बात तो ये है कि कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान जो है कोई वहाँ पर जाकर वहाँ की अदालत में या वहाँ की किसी तहकीकाती इदारे को फोर्स करे कि आपके पास ये लीगल बाइंडिंग है, आप ये तहकीकात शुरू करें। मेरा तो बुनियादी मसला ये है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर केसेस चल रहे हैं, पाकिस्तान में वो केसेस चल रहे हैं कि बरतानिया से टीटीज़ लगती हैं इनके अकाउंट्स के अंदर, जिन अकाउंट से अरबों रुपया इनके अकाउंटों के अंदर आता है। ना सिर्फ सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और इनके घर की जो फैमिली है, उन तमाम फैमिलीज़ के अकाउंट के अंदर उन टीटीज़ से पैसे आते हैं। उन टीटीज़ के पैसों से ये 96 का घर भी ख़रीद लेते हैं, विस्परिंग पॉइंट के जो है वो फ्लैट्स भी ख़रीद लेते हैं। लेकिन मुझे सादा सी बात ये समझाने से कासर हैं कि क्या NCA ने हमजा सलमान शहबाज के ये बैंक अल-फलाह के सर्कुलर रोड के अकाउंट की तहकीकात की हैं जिसमें 126 टीटियाँ लगी हैं? उसका जवाब होगा नफ़ी, क्योंकि वो तो वहाँ के बैंक अकाउंट की तहकीकात कर रहा था, यहाँ की तहकीकात तो नहीं कर रहा था। यहाँ उन्होंने रमज़ान शुगर मिल के अकाउंट्स की तहकीकात की हैं, जहाँ पर चाय पिलाने वाले के हवाले पे, जहाँ पर आपकी जो है वो दरवाज़ा खोलने वाले PN के नाम के ऊपर अरबों रुपया उनके अकाउंट्स के अंदर आया हुआ है। इनकी तहकीकात नहीं की, ना इन केसेस की तहकीकात की हैं। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ के ऊपर तो बरतानिया कोई तहकीकात कर ही नहीं रहा था, ना मनी लॉन्ड्रिंग की कर रहा था, ना उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया गया। तो ये जो बार बार कहते हैं जी शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए, और शहबाज शरीफ सुरखरू नहीं हुए, ये तो मजाक बना रहे हैं कि फैसला हक में आए तो सलमान शहबाज बेटा बन जाता है, जहाँ पर फैसला खिलाफ आए वहाँ पर सलमान शहबाज से ताल्लुक़ कोई नहीं है। तो ये अपना मजाक खुद PMLN जो है वो बना रही है। लॉजिकली इनको यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो इनके केसेस हैं उनके अंदर आकर शामिल तफ्तीश होना चाहिए। ये बात कह के अपनी जान नहीं छुड़वा सकते कि जब उनका दिल करेगा वो आ जाएंगे। उसके ऊपर सीरियस उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं
उन इल्ज़ामात का जवाब जो शहबाज शरीफ कहते हैं सलमान शहबाज देगा, मुझे तो कुछ नहीं पता, कारोबार को तो वो देख रहा था। हमजा से पूछो, वो भी कहता है सलमान जवाब देगा। तो भाई सलमान को आप ले आए, इतना ही वो मोस्ट वांटेड हैं, उनको आप एक बार कहें आ जाए पाकिस्तान। वो कौन सी कमर दर्द का इलाज करवा रहे हैं? उनके तो प्लेटलेट्स का भी कोई इशू नहीं है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं। और वो बकौल इनके कि उनके ऊपर तहकीकात भी मनी लॉन्ड्रिंग की सरखरू हो गई हैं, तो भाई फिर पाकिस्तान भी आ जाएं, यहाँ भी आके अदालतों को मुतमिन कर लें, यहाँ से भी आके बरी हो जाएं। वहाँ पर आप आने को तैयार नहीं है। बाकी आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं, वो जितनी मर्जी करते रहें, लेकिन एट दी एंड पाकिस्तान में फैसला कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर होना है। और आपको अपने अकाउंट्स में आई गई टीटीओं का सोर्स भी बताना है, जवाब भी बताना है, क्योंकि मंजूर पापड़ वाला, जिशान फार्मर और ये जो स्क्रैप का कबाड़िया है, ये तो कभी लंदन नहीं गए। आप लोग लंदन गए हैं, और वही पुराना तरीका है जो काजी फैमिली का इन्होंने उस हुदैबिया केस के अंदर काजी फैमिली के नाम इस्तेमाल करके अकाउंट्स बना के पैसा यहाँ भेजते रहे। वही ये तफसील तो बिल्कुल आ चुकी है आपकी जमात की तरफ से सामने। फारूक हबीब साहब बहुत शुक्रिया, आता तारर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फारूक हबीब हुकूमत की तरफ से कह रहे थे कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून इसको कामयाबी करार दे रही है, वैसी कामयाबी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो उनकी करप्शन है उसके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, उसकी तो कोई मालूमात बरतानवी तहकीकात एजेंसी के पास है ही नहीं, या उससे मुतालिक कोई तहकीकात की नहीं गई। जबकि आता तारर साहब ये कहते हैं कि ये एक बड़ी कामयाबी है, और जिस तरह से पाकिस्तान में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक मुकदमा चल रहे हैं, उन पर भी बरतानवी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से तहकीकात ख़त्म होने से सवाल उठता है। इसका उन्होंने वाज़ेह जवाब नहीं दिया कि इस बुनियाद पर क्या सुलेमान शहबाज या शहबाज शरीफ पाकिस्तानी अदालतों से भी रब्ता करेंगे, नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में भी कोई दरख्वास्त दी जाए। ये तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ था। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुसलसल गिर रहा है, और आज मुल्की तारीख में डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह को पहुँच गया है। इंटरबैंक में आज डॉलर 37 पैसे मजीद महंगा होने के बाद 169 रुपये 97 पैसे का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 171 रुपये 80 पैसे तक पहुंच गया है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम नहीं आ रहा। हालांकि हुकूमत ने पहले दावा किया था कि वो नून लीग की तरह मार्केट में डॉलर पंप करके रुपए की कदर को मसनूई इस्तेहकाम नहीं देगी, लेकिन रवा माह ये खबर सामने आई कि हुकूमत ने 3 माह के दौरान 1.2 अरब डॉलर्स मार्केट में पंप किए हैं, जिसके बाद डॉलर की कदर में मामूली कमी आई। मगर हुकूमती मदाखलत के बावजूद डॉलर की कदर में ये इस्तेहकाम सिर्फ चंद दिन ही बरकरार रह सका, जिसके बाद रुपए की कदर मजीद गिरती चली गई, और आज डॉलर ओपन मार्केट में 172 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। स्टेट बैंक की बराह रास्त मदाखलत के बावजूद रुपए की कदर में इस्तेहकाम नहीं आ रहा। इसी हवाले से हम बात करेंगे। माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल हमारे साथ हैं। सुहेल साहब, पिछले जून से लेकर सितंबर के पहले हफ्ते तक स्टेट बैंक ने 1.2 अरब डॉलर्स मार्केट में फेंके। इसके अलावा भी कई इक़दाम किए गए रुपए की कदर में इस्तेहकाम लाने के लिए, लेकिन फिर भी ये मुमकिन नहीं हो सका है। क्या वजह है इस कोशिश में नाकामी की? पाकिस्तान एक इंपोर्ट कंट्री है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, और आपने देखा होगा कि जो इकोनॉमिक रिकवरी दुनिया में आई है उससे ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ख़ास तौर से तेल की कीमत ब्रेंट ऑयल 3 ईयर हाई चला गया है, $80 हो गया है। दूसरी जानिब हमारी इकोनॉमी भी रिकवरी फेज़ में है, और हुकूमत ने ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो इक़दाम किए, जो स्टिमुलस दिए, उससे डिमांड भी बढ़ रही है। तो 2 इम्पैक्ट आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट खसारा भी बहुत बढ़ गया है। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, स्पेशली तेल की कीमत। दूसरी जानिब पाकिस्तान में डिमांड बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी एंड स्टिमुलस। यही रीज़न है कि कुछ कोशिश सेंट्रल बैंक ने एक तो करेंसी को एडजस्ट करके की, जो 170 हो गई आपने बताया, और कुछ इक़दाम उन्होंने और किए हैं, जिसमें कंज्यूमर फाइनेंसिंग, कार फाइनेंसिंग में सख्ती की है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, और कुछ इक़दाम फिस्कल साइड पे भी लग रहा है वज़ीर ख़जाना की बातों से कि किए जाएंगे। तो ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हमने देखा है कि ये 152 रुपये कुछ महीने पहले था रुपया, वो 170 के करीब हो गया है। सुहेल साहब, अब करंट अकाउंट खसारे को लेकर एक तो खदशात पैदा हो गए हैं। स्टेट बैंक का करंट अकाउंट खसारे का टारगेट 8 से 9 अरब डॉलर सालाना का रखा जा रहा था। माशी तज्ज़ेकार इसको 12 अरब डॉलर्स से भी ऊपर का बता रहे हैं, इस खदशे का इजहार कर रहे हैं। तो इससे फिर आगे आने वाले दिनों में मईशत मज़ीद क्या गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो सकती है?
अभी देखिए इट्स टू अर्ली टू से कि क्या होगा, क्योंकि इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं तेल की, और दूसरी कमोडिटीज़ की, जिसको प्रिडिक्ट करना ज़रा मुश्किल है। दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत खुद और सेंट्रल बैंक कितनी टाइटनिंग करती है। मगर ये है कि चाहे वो 8 अरब हो या 12 बिलियन डॉलर हो, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए उसको सस्टेन करना या मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आई थिंक दो ही तरीके हैं, या और हुकूमत एक तो डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करे, जो उन्होंने शुरू कर दिया है, मगर और इक़दामात की ज़रूरत है। दूसरी जानिब ये है कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट को, चाहे वो 8, 10 या 12 हो, उसको फंड किया जाए। और वो फंड करने के लिए 2-3 इक़दामात हैं जो आने वाले हफ्तों में आया होंगे। एक तो ये है कि IMF से जो मुज़ाकरात हैं वो सक्सेसफुल हो जाएं, जिससे ना सिर्फ IMF के पैसे मिल जाएंगे, और दूसरी जो मल्टीलैटरल और एजेंसीज हैं वहाँ से भी पैसे रेज करने आसान होंगे। दूसरा ये है कि पाकिस्तान इतलात हैं कि इंटरनेशनल सुकूक मार्केट में जा रहा है, अगर वहाँ से पैसे रेज कर ले जाएं तो ये एक टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। मगर ये है कि हालात बड़े चैलेंजिंग है, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान में डिमांड बढ़ रही है, दुनिया भर में कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ रही है, जिससे पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मैनेज करना बहुत दुश्वार हो गया है। मोहम्मद सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में। कराची से मुताल्लिक एक केस सुप्रीम कोर्ट में, कराची का नस्ला टावर जिसको अब गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से हतमी फैसला आ गया है। नस्ला टावर गिराने के हुक्म पर नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिन्हें अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से मुख्तसर हुक्म 22 सितंबर को सुनाया गया था और आज इस केस का तफसीली फैसला जारी किया गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन के तहरीर करदा तफसीली फैसले में लिखा गया है कि इमारत का कुछ हिस्सा गैर कानूनी ज़मीन पर तामीर किया गया। अलॉटीज़ या मालिकान को हकीकी मालिकान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। कई सवालात पर भी 780 गज से ज़्यादा की लीज़ दस्तावेज़ात पेश नहीं की गई। इजाफी लीज़ का भी कानूनी जवाब पेश नहीं किया जा सका। ओरिजिनल लीज़ में किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं हुई। बार बार सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का जारी करदा लेटर दिखाया गया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के पास लीज़ जारी करने का इख्तियार नहीं था। नस्ला टावर के वकील ने 2 फैसलों का हवाला दिया। पेश करदा फैसले इस केस से मुताल्लिक नहीं है। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने केस में इजाफी निकात भी उठाए, तहम नज़र सानी में इजाफी निकात का जायज़ा नहीं लिया जा सकता। अदालती हुक्म में अलॉटीज़ के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी किया गया है, इसीलिए नज़र सानी की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। रवां साल 16 जून को चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची में शार फैसल पर कायम नस्ला टावर को गैर कानूनी तौर पर ज़मीन अलॉट होने और लीज़ ना होने समेत दीगर इल्ज़ामात साबित होने पर गिराने का हुक्म दिया था। 19 जून को जारी होने वाले हुक्मनामे में कहा गया था कि अदालत ने तमाम मुतल्लिका इदारों की दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया और रिकॉर्ड से साबित हुआ कि नस्ला टावर कब्ज़े की ज़मीन पर तामीर किया गया। नस्ला टावर की तामीर से सर्विस रोड भी ब्लॉक हुआ। अदालत की तरफ से गैर कानूनी तामीरात पर कोई रियायत नहीं दी जा सकती। अदालत के तहरीरी हुक्म में कमिश्नर कराची से कहा गया था कि वो नस्ला टावर की इमारत को फौरी तौर पर तहवील में ले लें। नस्ला टावर में रिहाइश पजीर अफराद को वहाँ से निकाला जाए। इनखला के बाद इमारत गिराने का काम जितनी जल्द मुमकिन हो सके शुरू किया जाए। नस्ला टावर के मालिकान, फ्लैट्स और दुकानों के अलॉटीज़ को 3 माह के अंदर रकम वापस करें। रकम की अदायगी में ताख़ीर पर अलॉटीज़ मार्कअप का दावा भी कर सकते हैं। बाद में नस्ला टावर के मालिकान और मकीनों ने सुप्रीम कोर्ट में इस हुक्म पर नज़र सानी की दरख्वास्त दायर की थी। ताहम 22 सितंबर को अदालत ने यह दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए कमिश्नर कराची को 1 माह में टावर खाली करवाने का हुक्म दे दिया और उसके बाद अब ये फैसला हुआ है कि नस्ला टावर को गिराया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम।